सोचिए जरा, 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब ये देश आज जैसा बिल्कुल नहीं था। आज हमारे पास 28 राज्य और कई केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन उस समय भारत सैकड़ों हिस्सों में बटा हुआ था। इन सभी रियासतों के अपने अपने राजा थे, अपने अपने कानून थे, अपने तरीके से शासन चलता था। मतलब एक ही देश में अलग अलग नियम, अलग अलग शासक और अलग अलग सिस्टम हुआ करता था। अब सोचिए, ऐसे देश को एकजुट करके चलाना कितना मुश्किल रहा होगा। और यही से शुरू होती है असली कहानी। जब देश आजाद हुआ तब नेताओं के सामने सबसे बड़ा सवाल था, भारत को चलाएगा कौन? क्या कोई एक राजा या कोई तानाशाह, या फिर जनता खुद अपने नेता चुनेगी? यही वो समय था जब एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया, भारत को लोकतंत्र देश बनाया जाएगा। फिर भी नेताओं ने फैसला किया, हर आम नागरिक को वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत में चुनाव की शुरुआत हुई कैसे, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और क्या ये फैसला वास्तव में सही था या नहीं। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ ऐतिहासिक फैसला नहीं बल्कि हमारे लोकतंत्र की असली कहानी है। 1947 एक ऐसा साल जिसने भारत की किस्मत बदल दी। सदियों की गुलामी के बाद भारत आजाद तो हो गया, लेकिन क्या सच में सब कुछ ठीक था? असलियत यह थी कि आजादी के साथ साथ भारत को एक बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। पार्टीशन ऑफ इंडिया, देश दो हिस्सों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। लाखों लोग बेघर हो गए, हजारों लोग ने अपनी जान गंवा दी। उस समय का भारत आज के भारत से बिल्कुल अलग था। एक तरफ दंगे और अशांति, दूसरी तरफ भूख और गरीबी, और तीसरी तरफ अनिश्चित भविष्य। देश की असली स्थिति क्या थी? आज हम जिस भारत को एक मजबूत देश के रूप में देख रहे हैं, वो उस समय सैकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ था। लगभग 565 रियासतें, जैसे हैदराबाद स्टेट, जूनागढ़, कश्मीर, मैसूर स्टेट। हर रियासत के अपने अपने राजा थे, अपने अपने कानून थे और अपनी सत्ता थी। सबसे बड़ी चुनौती, अब सवाल यह था, ये सभी रियासतें भारत में शामिल होगी? ये जिम्मेदारी उठाई एक ऐसे व्यक्ति ने जिन्हें आज सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपनी समझदारी और दृढ़ता से इस रियासत को भारत में मिलाया और एक मजबूत राष्ट्र की नींव रखी। आर्थिक और सामाजिक की हालत की बात करें हम, लेकिन सिर्फ राजनीतिक एकता ही काफी नहीं थी। देश की अर्थव्यवस्था लगभग टूट चुकी थी, उद्योग धंधे कमजोर थे, खेती पर निर्भरता ज्यादा थी और सबसे बड़ी बात, करीब 85 यानी 85% लोग अनपढ़ थे। मतलब ज्यादातर लोगों को यह भी नहीं पता था कि वोटिंग सिस्टम होती क्या है, सरकार क्या होती है। अब देश के सामने सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा था, भारत को चलाएगा कौन? नेताओं के सामने दो रास्ते थे, कोई एक ताकतवर नेता पूरे देश को संभाल ले, या जनता खुद अपने प्रतिनिधि चुने। ऐतिहासिक फैसला, और यही फैसला लिया गया कि इतिहास का सबसे बड़ा फैसला यह था, भारत को एक लोकतंत्र देश बनाया जाएगा। मतलब देश की असली ताकत जनता के हाथ में होगी। लेकिन सोचिए, जब ज्यादातर लोग अनपढ़ हो, जब देश अभी अभी टूटा हो, जब संसाधन कम हो, तो क्या उस समय लोकतंत्रता लागू करना सही फैसला था? यही सवाल हमें लेकर जाता है अगले भाग की तरफ। कैसे बना भारत का संविधान? देश आजाद हो चुका था, रियासतें जुड़ रही थी, लेकिन अब भी सबसे बड़ा काम बाकी था, एक ऐसा सिस्टम बनाना जो पूरे भारत को एक साथ चला सके। तब शुरुआत हुई संविधान की। इसके लिए बनाई गई एक ऐसी विशेष सभा, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया। इस सभा में देश के सबसे बड़े दिमाग शामिल थे, जो भारत का भविष्य लिखने वाले थे। इस ऐतिहासिक काम की जिम्मेदारी दी गई एक महान व्यक्ति को, जिसे आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जानते हैं। 26 जनवरी 1950 जब भारत आधिकारिक रूप से एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। लेकिन इस संविधान में एक ऐसा फैसला लिया गया जो उस समय दुनिया के लिए भी चौंकाने वाला था, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। मतलब हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार, चाहे वो गरीब हो या अमीर, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। उस समय दुनिया के कई विकसित देशों में भी हर किसी को वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन भारत ने शुरुआत से ही हर नागरिक पर भरोसा किया। अब जरा सोचिए, 17 करोड़ से ज्यादा लोग, ज्यादातर अनपढ़, गांव में रहने वाले, इन सबको वोटिंग सिस्टम समझना अपने आप में ही एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन भारत ने डरने के बजाय विश्वास करने का रास्ता चुना। हर नागरिक वोट देगा और वही तय करेगा भारत का भविष्य। अब सवाल यह था कि इतने बड़े स्तर पर चुनाव कराया कैसे जाएगा? संविधान बन चुका था, देश तैयार था, लेकिन अब सामने थी एक ऐसी चुनौती जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। सवाल यह था, इतने बड़े देश में चुनाव कराया कैसे जाए? और फिर शुरू हुआ 1951-52 इंडियन जनरल इलेक्शन, भारत का पहला चुनाव। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं था, ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा थी। जरा इन आंकड़ों को सुनिए, 70 करोड़ से ज्यादा वोटर, जिनमें से लगभग 85% लोग अनपढ़ थे, 2 लाख से ज्यादा
पोलिंग स्टेशन आज भी ये आंकड़े सुनकर हैरानी होती है, तो सोचिए उस समय ये कितने बड़े आंकड़े होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल था, जब लोग पढ़ ही नहीं सकते तो वोट देंगे कैसे? भारत ने एक अनोखा तरीका अपनाया। हर एक पार्टी को एक निशान दिया गया, जैसे हाथ, कमल जैसे अलग अलग तरह के ऐसे निशान दिए गए, ताकि लोग नाम नहीं बल्कि निशानी पहचान कर वोट दे। आज हम ईवीएम मशीन का यूज करते हैं, लेकिन उस समय लकड़ी के बेल्ट के बॉक्स होते थे। हर उम्मीदवार के लिए अलग बॉक्स। मतदाता अपने पसंदीदा उम्मीदवार के बॉक्स में पर्ची डालता था। सबसे बड़ी बात थी लोगों का जोश। कई लोग पहली बार वोट देने जा रहे थे। कोई 10 किलोमीटर पैदल चला, कोई नदी पार करके वोट देने पहुंचा, क्योंकि उन्हें एहसास था कि उनकी आवाज की भी कीमत है। इस चुनाव को सफल बनाने के लिए एक बड़े व्यक्ति का बहुत बड़ा हाथ था, सुकुमार सेन। उन्होंने इतनी बड़ी प्रक्रिया को इतनी सटीकता से संभाला कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। जब चुनाव के रिजल्ट आए तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने और भारत ने दुनिया को दिखा दिया, लोकतंत्र एक विचार नहीं बल्कि एक व्यवस्थित सफलता है। ये चुनाव इसलिए खास था क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकप्रियता का प्रयोग था। इसमें हर आम आदमी शामिल था और यह पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हुआ। 1947 से लेकर आज तक इस सिस्टम ने भारत को संभाला है और आगे भी यही तय करेगा कि देश किस दिशा में जाएगा। अब मेरा सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि भारत की चुनाव प्रणाली को और बेहतर बनाया जा सकता है? मेरा सवाल आपसे ये भी है कि आप वोट की ताकत को कितना समझते हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। और कमेंट में जरूर बताइए आप किस टॉपिक पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ सरकार नहीं बनाता, यह देश का भविष्य बनाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।